पीएम केयर्स फंड बनाया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव ये कहा गया था कि कोविड से लड़ने के लिए लोगों की मदद करने के लिए कोविड के समय पर और जब कोई आपदा आए इमरजेंसी हो चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल इमरजेंसी हो सरकार ने कहा कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया ही नहीं गया है डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार की नोटिफिकेशन की कॉपीज हमें आरटीआई एक्ट के तहत मिली है। जी, इसमें लिखा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बॉडी है, लेकिन जब सवाल पूछने लगे लोग तो इन्होंने यू टर्न लिया और कहा नहीं, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ट्रस्ट ने कहा, और हम तो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते ही नहीं, हम कोई सूचना नहीं देंगे। जी, 8,450 करोड़ रुपए मतलब 8,500 करोड़ रुपए के करीब पीएम केयर्स ट्रस्ट में इकट्ठे हुए पड़े हैं। उसमें से 2024-25 में केवल 88 लाख रुपीस खर्च हुए। मतलब कि क्या ज़रूरत है सरकार को पीएम केयर्स ट्रस्ट को ये सब छुपाने की? इनको तो सामने आके एक-एक चीज़ बतानी चाहिए। देखिए यहाँ-यहाँ से हमने पैसा उगाया, लोगों के हित के लिए उगाया और हमने यहाँ पर खर्च कर दिया और बल्कि सबको कहना चाहिए कि आप जाके ऑडिट करके आइए। आप देखिए आप तक पैसा पहुँचा के नहीं, हमने तो भेज दिया पैसा। उसकी बजाय आप बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करना चाह रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि भई आपने पहले पीएम के टाइम पे और पहली सरकार के टाइम पे तो नहीं ये पारदर्शी था, आप निकाल दीजिए आज। आप पुरानी सरकार का भी निकालिए और अब भी बताइए। नमस्कार, मैं हूँ निदेश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं अंजलि भारद्वाज जी, जो आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं। अ, और पिछले ढाई दशक से इस पे काम कर रही हैं। और सूचना का अधिकार कानून, विसल ब्लोअर संरक्षण कानून, लोकपाल, इन सब के पीछे जो नागरिक आंदोलन चले उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और सतर्क नागरिक संगठन के जरिए उन्होंने आरटीआई को दिल्ली की झुग्गी बस्तियों तक पहुंचाया और एनसीपीआरआई के जरिए दिल्ली के गलियारों तक। तो अंजलि, आपका स्वागत है इस बातचीत पर। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो पीएम केयर को लेकर जो नया एक डेटा आया है कि वो जो हिसाब जो लोगों को 2 साल का हिसाब पहली बार सार्वजनिक किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि 8,500 करोड़ रुपए उस खाते में पड़े हैं। और पिछले 1 साल में उसमें सिर्फ 87 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब लगभग 100 रुपए में एक पैसा उसमें से खर्च किया जा रहा है पीएम केयर का। पीएम केयर का मतलब हिंदी में बता दें कि पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री जो ख्याल रखते हैं देश का, उसका नाम बदला गया था। पहले उसको ना बदल दिया था, वो एक दूसरा फंड था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एक राहत कोष था। और उसको बाद उन्होंने नया एक नरेंद्र मोदी ने एक नया वो खोला पीएम केयर्स के नाम से। और उसका अब जब लोग पूछ रहे कि उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें ये एक हिसाब मिल रहा है। तो आपने पूरे कागज़ देखे हैं अंजलि, इसको आप कैसे देखती हैं कि ये क्या हो रहा है? जबकि हम एक तरह से देख सकते हैं कि असम में जैसे इस समय बहुत बाढ़ आई हुई है। लोग बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि सरकार कितनी मदद कर पा रही है उसमें। लोग काफ़ी उसमें जुड़ के मदद कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पीएम केयर्स है भी और केयर करते हुए दिखलाई नहीं पड़ रहा है? जी निधीश, देखिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव ये कहा गया था कि कोविड से लड़ने के लिए लोगों की मदद करने के लिए कोविड के समय पर और जब कोई आपदा आए इमरजेंसी हो चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल इमरजेंसी हो, जी, उस समय पर डिजास्टर के समय पर लोगों की मदद करने के लिए ये फंड बनाया गया था। ये फंड बनाया गया 27 मार्च 2020 को। जी, मतलब जब कोविड शुरू हुआ उस समय पर इस पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन किया गया। अब 27 मार्च 2020 मतलब 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके खत्म होने से ठीक 3 दिन पहले और उस समय पर ये कहा गया लोगों से और इस सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये फंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया फंड है, पब्लिक अथॉरिटी है और इसलिए सीएसआर के फंड्स इसमें आ सकते हैं।
पीएसयूज़ भी इसमें पैसे दे सकते हैं। और पहले ही कुछ दिनों में, पहले ही 3-4 दिन में इस फंड में हज़ारों करोड़ों रुपए, नियरली 3000 करोड़ रुपीस इकट्ठे हो गए। देश के पीएसयूज़ ने अपने सीएसआर फंड, कंपनियों ने अपने सीएसआर फंड इसमें ट्रांसफ़र करे। लेकिन जब लोगों ने सूचना माँगनी शुरू की कि आप बताइए कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं पीएम केयर्स के, आप बताइए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन कंपनियाँ दे रही हैं, क्योंकि पीएम केयर्स में पैसे ना केवल डोमेस्टिक अ ज़रिए से आ सकते हैं, फॉरेन कंपनीज़ और डोनेशंस भी इसमें आ सकती हैं। जब लोगों ने सब सवाल पूछने शुरू किए, तो सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार ने कहा कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया ही नहीं गया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार की नोटिफिकेशन की कॉपीज़ हमें आरटीआई एक्ट के तहत मिली हैं। जी, इसमें लिखा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बॉडी है, लेकिन जब सवाल पूछने लगे लोग, तो इन्होंने यू टर्न लिया और कहा नहीं, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ट्रस्ट ने कहा, और हम तो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते ही नहीं, हम कोई सूचना नहीं देंगे। जी, तो इसको साकार करने के लिए सरकार ने एक कंपनीज एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट भी कर दी, जिससे कि वो ये कह सके कि पीएम केयर्स फंड जो है उसको पैसे मिले, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी निधि जी कि हमारे पास सूचना नहीं है। जो आपने कहा कि पूरे पेपर्स देखे हैं, किसी नागरिक ने इस देश में पीएम केयर्स के पूरे पेपर नहीं देखे, क्योंकि पीएम केयर्स को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। हाँ, अभी 2 दिन पहले ऑडिट रिपोर्ट जो पीएम केयर्स ने प्राइवेट ऑडिट कराया है, सीएजी का ऑडिट नहीं कराया है, जो कि होना चाहिए था। प्राइवेट ऑडिट जो उन्होंने अपना कराया है, उसकी कुछ एक-एक पन्ने की रिपोर्ट जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी है, और उसमें भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। मतलब जो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसमें भी हम बहुत गंभीर मुद्दे देख रहे हैं। जैसा आपने कहा, 8,450 करोड़ रुपए, मतलब 8,500 करोड़ रुपए के करीब पीएम केयर्स ट्रस्ट में इकट्ठे हुए पड़े हैं। उसमें से 2024-25 में केवल 88 लाख रुपीस खर्च हुए, मतलब 0.01%। और अब आप ये देखिए कि क्या इस देश में आपदा नहीं आई है? क्या इस देश में इमरजेंसी की जो हेल्थ इमरजेंसीज़ हैं नहीं हुई है? अभी आप नज़र घुमा लीजिए, किस तरीके से हर साल हमारे देश में बाढ़ आती है, कभी असम में, कभी गुजरात में, कहीं वायनाड में। मतलब लगातार लोगों की जो लाइव्स हैं वो तहस-नहस हो जाती हैं। स्कूल टूट जाते हैं, अस्पताल टूट जाते हैं। क्यों पीएम केयर्स फंड को खर्च नहीं किया जा रहा? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आप पैसा इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं? फॉरेन सोर्सेज़ से कर रहे हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज़ से कर रहे हैं। अगर इस फंड को इस्तेमाल ही नहीं करना आपने, इमरजेंसी में, नेचुरल डिज़ास्टर्स में, मैन मेड डिज़ास्टर्स में, तो फंड को क्यों रख रखा है आपने? क्यों बना रहे हैं आप ये फंड? तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसको देखकर। इसमें तो उन्होंने सब इसके हिसाब से सब कुछ ये एफडी में डाला हुआ है पैसा ये। तो ये सवाल इस तरह से महत्वपूर्ण, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ अंजलि, तो वहाँ पे मान लेते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट है या बेलाडीला में, बस्तर में कोई माइन है, उसका सीएसआर है। तो सीएसआर के कायदे मोटे तौर पे ये होते हैं कि आप स्थानीय स्तर पे जो विकास के लिए या वहाँ पे स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे, कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, तो वो पैसा दरअसल उनको एक उनके अपने मुनाफ़े का कुछ प्रतिशत जो है वो स्थानीय लोगों पे खर्च करना पड़ेगा। कोविड के समय और पीएम केयर के ज़रिए ये हुआ कि वो सीएसआर का पैसा उन्होंने सीधे पीएम केयर में जमा करा दिया। और उसके बाद वो जो लोगों में खर्च होना था वो ना होके अब वो दिखाई ये दे रहा है कि वो जो पूरे पैसे थे वो आपने एफडी में जमा कर दिए।
तो ये जो एक तरह का ये एक तरह का जो क्रूरता है लोगों के साथ में, और सीएसआर के जो कायदे हैं उसके साथ तो मजाक ही है, और साथ में ये क्रूरता जो है कि आपने उसके एफडी खोल के आप उस पैसे पे कुंडली मार के बैठ गए दरअसल जो है, जो कि लोगों के काम आने चाहिए थे दरअसल जो। और इसमें निधीश जो आप कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये सवाल पूछे जी, जाने। जी, लेकिन सवाल कैसे पूछेंगे? हमारे देश में जो एक तरीका है लोगों के पास सवाल पूछने का, वो तो सूचना का अधिकार कानून है। लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सीएसआर के फंड्स, तमाम और फंड्स सिर्फ सीएसआर नहीं है, इसमें तो बहुत फंड्स आ रहे हैं। जी, ये सारे फंड्स जो हैं, ये इकट्ठे करके क्यों रखे जा रहे हैं? किस दिन के लिए जमा किए जा रहे हैं ये फंड्स? तो ये सवाल भी जवाब माँगने के लिए लोगों को सूचना के अधिकार की ज़रूरत है। अब सी पीएम केयर्स ट्रस्ट सरकार कह रही है कि प्राइवेट ट्रस्ट है। जी। ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, तो इसलिए हम तो कोई सूचना नहीं दे सकते आपको उन सब चीज़ों के बारे में। इसका मतलब हिंदी में ये कहेंगे कि ना तो वो जवाबदेह हैं, ना वो पारदर्शी रहेंगे, ना वो इस बात को बताने के लिए कोई बाध्य हैं कि वो उस पैसे का क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्यों ले रहे हैं। उनका सिर्फ ये है कि उनका उनका जो फरमान चलता है कि वो सरकारी कंपनियों से या प्राइवेट कंपनियों से जिससे चाहें उससे कह सकते हैं यहाँ पैसे जमा करवाओ, और हम चाहे जो करेंगे उस पैसे का, उस पे कोई भी आपका, लोगों का, और चाहे असम में लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, बाढ़ में बह रहे हैं, पर वो उसके लिए भी हम ये जवाबदेह नहीं कि हम उस पैसे को वहाँ क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं। ये कुल मिला के बिल्कुल इसका कोई मतलब। पारदर्शिता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है और पारदर्शिता नहीं है तो जवाबदेही का तो कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि अगर लोगों को मालूम ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, मतलब क्यों खर्च नहीं हो रहे हैं तो किस चीज़ पे खर्च हो रहे हैं? वास्तव में जहाँ खर्च हो रहा है वहाँ तक पहुँच भी रहे हैं कि नहीं? तो फिर तो मतलब जवाबदेही के वो तो मज़ाक हो गया बिल्कुल। जो एक और सवाल है वो ये है कि जो प्राइवेट विदेशी कंपनियों ने जो पैसे दिए, उसमें चीन की कई कंपनियों के नाम आए, उसमें एक जापान की भी कोई कंपनी का नाम आया, और उन्होंने उनको जैसे ही इस बात का लाइसेंस मिला कि वो अपने अपना उद्योग भारत में लगा सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे पैसे जमा करवाए। तो उसको लेकर भी ये सवाल उठ रहे हैं अंजलि, कि क्या इसमें एक तरह की, जैसे कि हम इलेक्टोरल फंड में देख रहे थे, उसी तरह की करतूतें या धक्का-मुक्की करके पैसे उगाहने का इंतज़ाम यहाँ भी किया गया। बिल्कुल, देखिए निदेश ये सवाल तो उठेगा ही। अभी हाल ही में 2024 में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित किया, उसे बंद कर दिया और सरकार को कहा, एसबीआई को कहा कि आप सारी सूचना मुहैया कराइए लोगों को, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ज़रिए बिल्कुल गोपनीय तरीके से पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जा रहे। जी, और कोर्ट ने यही कहा, इससे तो पूरी तरह से क्विड प्रो क्वो का भ्रष्टाचार चल सकता है। तो देखिए जो पीएम केयर्स फंड है, इसमें प्रधानमंत्री चेयरपर्सन है और प्रधानमंत्री चेयरपर्सन केवल ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लीडर केवल प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के बोर्ड पर है। 3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, तीनों इसके ट्रस्टी हैं। तो मतलब इसमें तो पूरी तरह से कंट्रोल जो है, वो रूलिंग पार्टी के लीडर्स का है। तो ये तो आज सवाल उठेगा ही, जब सरकार पारदर्शिता से भागेगी, इस ट्रस्ट के बारे में किसी को बताएगी नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ये तो सवाल उठेगा ही कि क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी धांधली तो नहीं हो सकती इसके अंदर पोटेंशियली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूलिंग पार्टी कंपनियों को ये कह रही हो कि आप पीएम केयर्स फंड में डालिए, ये तो रूलिंग पार्टी के ही नुमाइंदे चला रहे हैं, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में बैठे हैं वो और वो आपको इसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएँगे। एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ हो सकता है ये। आपने जैसे बताया क्विंट की एक इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जो जापानीज़ कंपनी है एक, उसने अपनी एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पीएम केयर्स फंड में पैसे दिए हैं
और बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारी जो महाराष्ट्र में फैक्ट्री थी, उसको अनुमति फिर से मिल गई है काम करने की। तो देखिए, ये जो क्विड प्रो क्वो का पूरा खतरा हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, और जो सूचना निकल के आई वो बहुत सजेस्ट कर रही थी कि ये हुआ पूरा। तो ऐसे में जब पीएम केयर्स फंड को बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाया गया है कि कोई पारदर्शिता नहीं होगी, बिल्कुल गोपनीय तरीके से आप पैसे दे दीजिए, और किसको दे दीजिए? एक ऐसे प्राइवेट ट्रस्ट को दे दीजिए जिसमें एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं ट्रस्टी बन के। मतलब ये क्या, कैसे लोग फिर इसमें विश्वास करें कि कुछ घपला नहीं हो रहा? एक ही तरीका है, आप सारी सूचना दे दीजिए। और मुझे बताइए, अगर आप और हम कोई एक ऐसा काम करें जो जनहित में हो, तो सब हम बताएँगे सबको ना कि हमने काम करा है, कुछ किसी का भला हो रहा है, हमारी ट्रस्ट है, उससे ये हुआ, हम क्यों छुपाएँगे उसे? तो आज सवाल यही है कि क्या ज़रूरत है सरकार को, पीएम केयर्स ट्रस्ट को ये सब छुपाने की? इनको तो सामने आके एक-एक चीज़ बतानी चाहिए, देखिए यहाँ-यहाँ से हमने पैसा उगाया, लोगों के हित के लिए उगाया, और हमने यहाँ पर खर्च कर दिया। और बल्कि सबको कहना चाहिए कि आप जाके ऑडिट करके आइए। आप देखिए आप तक पैसा पहुँचा के नहीं, हमने तो भेज दिया पैसा। उसकी बजाय आप बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करना चाह रहे हैं। तो सवाल तो बिल्कुल साफ उठ रहे हैं आज कि ये कहीं ज़रिया तो नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पोटेंशियली, जिस तरह से लग रहा था, क्विड प्रो क्वो का, भ्रष्टाचार का और एक्सटॉर्शन का, कि आप कंपनी है, हम आपके खिलाफ ईडी सीबीआई को भेज देंगे, अगर आपको बचना है, रेड नहीं करानी है तो पैसे डाल दीजिए। ये मतलब ये सवाल आज सामने खड़े हो रहे हैं। इसमें जो चारों जो नाम हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह, ये चारों कितने राहत के बारे में कितना कुछ जानते हैं या कितने हुनरमंद हैं इसके लिए, या इनका जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या करते हैं इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं। मतलब ये कि जो लोग रिलीफ का काम करते हैं, जो लोग डिज़ास्टर रिलीफ का काम करते हैं, उनमें से इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ये कोई जानता नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसमें जो एक और सवाल जो बनता है वो ये है कि ये जो ट्रस्ट का जो तरीका है, ये जो एक तरह से कानून को तोड़-मरोड़ के अपने तरह से कर लेना और उसमें अपनी जवाबदेहियों से भागना, अपनी पारदर्शिता को ख़त्म कर देना और जनता जनता को एक तरह से अंधेरे में रखना। जैसे कि हम देखते हैं कि पीएमओ उसमें भी शामिल है, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी जवाबदेही, पारदर्शिता से भागा जा रहा है और वहाँ पर तो साफ-साफ चढ़ावे, चंदे और एक तरह की उसके निर्माण में भी दलाली के मामले सामने खुले में आ रहे हैं। और उसमें भी अब जो हम देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएमओ के बीच में खासी जो है आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। तो ये जो पूरा मॉडल है नरेंद्र मोदी का, जहाँ पर वो जवाबदेही से बचना, पारदर्शिता से बचना और उसके बाद जो है लोगों के पैसे को एक तरह से उसपे निगाह रख के उसको दबा लेना और उस पे कुछ ना करना, उस पे कुंडली मार के बैठ जाना जो है दरअसल जो है। तो ये इ इस प्रवृत्ति को एक लोकतंत्र में अंजलि कैसे देखा जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक तरह से एक टूल किट बन गई है, जिस हम मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे शब्द नहीं है, ये सरकार ही इस्तेमाल करती है इस टाइप के शब्द अनफॉर्च्यूनेटली। बट ये बिल्कुल सही है कि ये एक तरीके से एक मॉडल बनता जा रहा है। हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून है, जिसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोगों के प्रति ये अधिकार हमें दिया गया है कि हम सवाल पूछ सकें। अब हम ये देख रहे हैं कि सवालों से बचने के लिए, सूचना ना देने के लिए, जवाबदेह ना होने के लिए, सरकार ऐसे मॉडल सेटअप कर रही है कि वो ये कह सके कि ये आरटीआई एक्ट के दायरे में आता ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट, ये संस्था या जो भी है। अब आप श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जिसके तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में। अब इतने ज़ोर-शोर से निर्माण हुआ, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठान के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ पर भी
यही बात कही जा रही है कि ये ट्रस्ट जो है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसको हम एज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेटअप नहीं कर रहे, हम इसको सेटअप कर रहे हैं, ट्रस्ट है और ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इसके बारे में आप सूचना नहीं ले सकते आरटीआई एक्ट से। क्यों नहीं ले सकते? वहाँ पर हर साल लाखों लोग पहुँच रहे हैं। आपके पास अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा हो रहा है। श्रद्धालु आके वहाँ पे चढ़ावा कर रहे हैं। आज वहाँ पर चोरी के इल्ज़ाम आ रहे हैं, लोगों की अ, ब जो आस्था है उसको इतनी वो आहत हो रही है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। अब देखिए ये बात बिल्कुल ये मैं तो ये कहूँगी कि अब ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि जहाँ पर आप सीक्रेसी रखेंगे, वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा ही। और हम देख रहे हैं कि यही बार-बार किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ले लीजिए, पीएम केयर्स फंड के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। आपने कहा जिस तरीके से कि राम जन्मभूमि की जो राम टेम्पल है अयोध्या के, वहाँ पर आज बड़े सवाल उठ रहे हैं। अंदर से सवाल उठ रहे हैं, व्हिसल ब्लोअर कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी हो रही है। अब जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने आज मैंने सुना है 9 पन्ने की चिट्ठी लिख दी है कि जो निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा है अपैरेंटली कि उन्होंने उसमें धांधली में हो रही थी। तो ये मतलब इस तरीके से तो सारी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ट्रस्ट का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता है, ये तो मज़ाक बन जाता है फिर। तो ये जो मॉडल है, ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र में। देखिए, आप इस तरीके के मॉडल्स जो हैं आप ये नहीं कह सकते कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लेकिन जब पारदर्शिता की बात है, लोगों को सूचना दिलाने की बा देने की बात है, उस समय पे हम डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम कैसे भी घूम के सरपास कर लेंगे। हम सूचना नहीं देंगे, हम जवाबदेह नहीं होंगे। तो फिर तो हर तरीके का सवाल उठेगा और क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि लोगों का सबसे मौलिक अधिकार है सवाल उठाना एक लोकतंत्र में। और आप अगर जवाब नहीं देंगे, बचेंगे सूचना देने से लोगों को, तो जो शंका है, जो शक है, वो तो लोगों का फिर पूरी तरह से बिलीफ में बदल जाता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही होगी वरना छुपाने की क्या ज़रूरत है? तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे अंजलि, तो उसके बाद क्या ये इस तरह की चीज़ों को वापस इस पे सवाल उठेंगे और आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा, जहाँ पर भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग-अलग ज्योग्राफ़ीज़ हैं और हर जगह, हर समय कुछ न कुछ कहीं न कहीं विपदा, आपदा होती रहती है। तो उसमें इन इस तरह के एक संसाधन का ठीक से इस्तेमाल हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता निकलेगा? और क्योंकि इसके पीछे पहले एक और सवाल है, तो जो प्रधानमंत्री जो र अ, राष्ट्रीय राहत फंड था जो पहले, उसमें पीएमएनआरएफ। हाँ, तो उसमें क्या ऐसी खामी थी कि उसको बंद करके या उसमें अब क्या हो रहा है प ये भी किसी को नहीं पता। तो उसको बंद करके या उसके बदले या उसके बगल में इसको लाया गया, तो वो भी कोई ख़ास सीधा-सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। और दो 2 सवाल मैंने पूछे, एक ये कि उसमें क्या खराबी थी? दूसरा ये कि जब मोदी जी चले जाएँगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी जाने का इंतज़ार ना करें। मोदी जी के पास पूरा चांस है, मैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी यही कहती थी कि क्यों आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे, आपकी स्कीम को गैर संवैधानिक घोषित करे, फिर आप को मजबूर किया जाए कि आप सारी सूचना सामने रखिए, आप खुद ही रख दीजिए। मतलब अभी भी मोदी जी को जाने की वेट करने की क्या ज़रूरत है? इट्स एंटायरली अप टू द गवर्नमेंट। उनको कहना चाहिए भई व्हाई शुड आई लेंड माय नेम टू अ ट्रस्ट लाइक दिस? मैं तो ना खाऊँगा ना खाने दूँगा वालों कहने वाले लोगों में से हूँ। अब आप ये बताइए मुझे जो आपने पीएमएनआरएफ की बात करी, ये बहुत बार लोग कहते हैं कि भई पीएमएनआरएफ और भी ऐसी बॉडीज़ थी, पीएम केयर्स की क्या ज़रूरत थी? वो सही बात है, कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं। उसी बॉडी में पैसे इकट्ठे हो सकते थे। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट इज़ अप टू एनी गवर्नमेंट। अगर वो चाहते हैं कि हम एक नया फंड बनाएँ, बनाइए आप। लेकिन अब ये नहीं कर सकते कि हम उसको गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएँगे।
हम पारदर्शिता नहीं करेंगे, हम जवाबदेही नहीं करेंगे। अब अगर आप पूछे तो व्हाट अबाउटरी में तो हमारी सरकार सबसे आगे निकल जाती है। आप पूछिए कि भई पीएम केयर्स के बारे में आप बताइए, आरटीआई में क्यों नहीं आता बताइए, तो वो कहेंगे पीएमएनआरएफ भी नहीं आता। सवाल ये है कि पीएम तो आप हैं, क्यों नहीं आता? और अगर पहले नहीं आता था, तो आप तो एंटी करप्शन के प्लैंक पे आए थे। आपको तो सबसे पहले एनआरएफ को भी आरटीआई के दायरे में ले आना चाहिए था। आप लेकिन उसके पीछे छुप के आप पीएम केयर्स भी चलाएँगे, पीएम एनआरएफ भी चलाएँगे और सब कुछ बिना पारदर्शिता के चलाएँगे और आप लोगों से ताली भी बजवाएँगे कि हम बहुत लोकतंत्र में बिलीव करने वाली मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो ये जो 2 बातें हैं, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकती। बात ये है कि पीएमएनआरएफ से ऑलरेडी पॉसिबल था, आप उसमें पैसे इकट्ठे करके आप उसका आवंटन कर सकते थे। आप नहीं चाहते थे, आप एक नया फंड सेटअप करना चाहते थे, आप ज़रूर करिए। लेकिन आप जो भी फंड चलाए, चाहे वो पीएमएनआरएफ हो, चाहे वो पीएम केयर्स हो, सबको आप पारदर्शी तरीके से चलाइए, जवाबदेह तरीके से चलाइए। और अगर आप ये कहते हैं कि भई आपने पहले पीएम के टाइम पे और पहली सरकार के टाइम पे तो नहीं ये पारदर्शी था, आप निकाल दीजिए आज। आप पुरानी सरकार का भी निकालिए और अब भी बताइए कि किसको परहेज़ है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है फॉर द करंट प्राइम मिनिस्टर एंड द करंट गवर्नमेंट टू डू। व्हाई डू दे वांट टू वेट फॉर अ न्यू प्राइम मिनिस्टर और अ न्यू गवर्नमेंट? और करना है तो करिए वेट। इसमें तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत गहरी जाँच का विषय होना चाहिए अंजलि, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बुरी बात जो जैसे मैं छत्तीसगढ़ के बारे में जो बात कह रहा था, ऐसी बहुत सारी जगहों पे जहाँ सीएसआर की ज़रूरत होती है स्थानीय स्तर पे, वो पैसा आपको लौटाना चाहिए था जहाँ से आपने लिया, जब वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये बुनियादी बेईमानी, एक आपराधिकता है जो साफ-साफ इसमें दिखलाई पड़ती है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ़ एक अ एफडी खोलने के लिए वो पैसा नहीं था। वो पैसा आपने एक काम के लिए लिया था जो कोविड के समय शायद एक 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 एक्सेप्शनल ज़रूरत थी, ऐसा माना जा सकता है। पर वो चला गया, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो गई, तो उसके बाद उस पैसे को वापस करना चाहिए था। उन लोगों का जो हक था, जहाँ पे वो सारे इस देश में बहुत सारे गाँव, बहुत सारी गरीबी है, उनके वो काम आ सकता था पैसा, जिनके लिए वो पैसा बुनियादी तौर पे बनाया गया था, वो भी उसके लिए भी कानून था। तो वो बजाय वो सब करने के, आप दबा के बैठ गए पैसा, और उसमें भी अब बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। तो इसकी तो मेरे ख्याल से जवाब इस बात का ये है कि जब मोदी जी चले जाएँगे, तो इसकी ठीक से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद तो वो करते हुए इस बारे में दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए अंजलि, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। मेरे ख्याल से हर उस व्यक्ति को के समझने के लिए, ख़ास तौर पर हिंदी भाषा में, कि जहाँ-जहाँ पर हम समझते हैं कि सरकार की या नरेंद्र मोदी की या पीएम की ज़रूरत पड़नी चाहिए, आप देख सकते हैं तो नहीं दीदी, और मैं आपकी बात में यही जोड़ना चाहती हूँ कि अब आप वापस ना भी करें, लेकिन कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल तो कर लीजिए जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। आज भी करिए उस पैसे का इस्तेमाल और लोगों को बताइए, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें 325 करोड़ रुपए रिफंड आए हैं। क्यों आए हैं रिफंड? क्या आपने कहीं पर पैसे ऐसे दिए जहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई? क्या इक्विपमेंट में प्रॉब्लम थी? वेंटिलेटर्स जो आपने बाँटे क्या वो पुअर क्वालिटी के थे? लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए। आपने शुरू की ऑडिट रिपोर्ट्स में तो थोड़ी डिटेल दी, अब आप कोई डिटेल भी नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो मतलब जो बिल्कुल बेसिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नतीजे। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि इस बातचीत के लिए। दर्शकों, आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुनियादी सवाल हैं, और इससे सरकार की और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत भी दिखलाई पड़ती है, काम भी दिखलाई पड़ता है, उनका प्रदर्शन भी दिखलाई पड़ता है, और ये भी दिखलाई पड़ता है कि वो मेरे, आपके और इस देश के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत किसी परेशानी में हैं, जैसे कि असम के इस समय लोग बाढ़ में हैं, या बाकी जगह जहाँ भी भौगोलिक दिक्कतें आती हैं, तो उसकी उनको कितनी चिंता है और उसके लिए वो क्या करते हैं। आप सब देख सकते हैं, और आपको ये बातचीत अगर ठीक लगी तो अपने हमख़याल लोगों के साथ इसको साझा करिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अंजलि जो कि लगातार इस मुद्दे को पे लगातार बात करती रहती हैं, उनको भी फ़ॉलो करिए।
इसके डिस्क्रिप्शन में हम उनके यूट्यूब का लिंक डाल रहे हैं, उनको भी देखिए आप। और सूचना का अधिकार, जैसे कि आप जानते हैं, किसी किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत ही करता है। हम देख सकते हैं कि ये सरकार सूचना के अधिकार को लगातार कमज़ोर कर रही है, जैसा कि वो संविधान के साथ भी करती हुई दिखलाई पड़ती है। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि, और बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों आपको। अपना ख़्याल रखिए। अभी के लिए नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया, और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन।